साहित्य निधि में सुनिए हिंदी के समकालीन लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी मार्च की एक सुबह। ये कहानी उनके कहानी संग्रह सर्दियों का नीला आकाश से ली है, जो राजकमल पेपर बैग से प्रकाशित हुई है। तो शुरू करते हैं जयशंकर जी की कहानी मार्च की एक सुबह। मुझे नहीं पहचाना? माफ़ करेंगे, आपसे भूल हो रही है। मैं श्यामली हूँ, श्रीकांत की बहन। कितनी बदल गई हैं आप। 30 साल कम नहीं होते हैं। आप यहाँ कैसे खड़ी हैं? दरगाह के पड़ोस की गली में रह रही हूँ। आप लोगों का पुराना मकान भी तो वहीं था। बाबू ने पड़ोस में ही खरीद लिया था। वे कैसे हैं? आपको नहीं पता? उनको गुजरे 5 साल हो गए। कैसे पता चलता? श्रीकांत चला गया, मैं यहाँ अभी अभी लौटा हूँ। आप भी शायद विशाखापट्टनम में थीं। वहाँ से चली आई, 5 साल से यहीं रह रही हूँ। श्रीकांत की बेटियाँ? पिछली गर्मियों में ही दोनों की शादी हो गई। एक रानीखेत में गई, दूसरी अल्मोड़ा में। अब चलता हूँ, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी, फिर कभी आऊँगा। आजकल अम्मा बीमार हैं। आप कभी नहीं आएंगे? कुछ देर के लिए घर चलें, चाय पी कर जाइएगा। आपके हाथ की कितनी ज़्यादा चाय पी है। तब फिर एक बार और घर देखना भी हो जाएगा। इतने बरसों के बाद आपको देखा है। ठीक है, अम्मा को फ़ोन कर देता हूँ। वे YWCA के होटल की तरफ बढ़े। वहीं पब्लिक टेलीफोन बूथ था। मैं धूप छोड़कर छाँव में चली आई। वसंत के दिन, सड़कों पर झरे हुए पीपल के पत्ते। सुबह है इसलिए दोनों सड़कें शांत हैं। कुछ ही देर बाद भारतीय विद्या भवन के छात्र छात्राएं, मीठा नीम दरगाह में आए भक्त, म्यूज़ियम देखने आए दर्शक इस पूरे इलाके को अशांत बना देंगे। गौतम लौट आए। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल पक गए हैं। चश्मा तब भी था जब रोजी भैया के पास आया करते थे। तब ये इलाका सुनसान हुआ करता था। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ भूरे पत्थरों का एक स्मारक खड़ा रहता था। शताब्दी के शुरू में अकाल पीड़ितों के इलाके में मरे युवा डॉक्टरों की याद में खड़ी हुई स्मारक। आप यहाँ कहाँ आए थे? राशन कार्ड ऑफिस में। नया बनाना है? मेरा नाम कट गया था, अब जोड़ना होगा। गैस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। आप वहीं रह रहे हैं? नहीं, वो एक्सप्रेस मिल का क्वार्टर था। बाबा रिटायर हुए और उसे छोड़ना पड़ा था। आजकल नील बाग में रह रहा हूँ। घर के बाकी लोग? मैं धीरे धीरे उनके जीवन में अपने पैर फैलाने लगी थी। क्या ये ठीक था? ऊपर अधीरता साथ थी, जंगली जिज्ञासा भी। क्या इनका जीवन भी कहीं मेरे जीवन की तरह बिखर तो नहीं गया है? चेहरे का रंग उड़ा नजर आता है। आंखें धसी हुई हैं। 50 के करीब तो होंगे। श्रीकांत के सहपाठी थे। वो मुझसे 3 बरस बड़ा था। मैं जनवरी में 47 की हो गई। वे बताने लगे कि फ़िलहाल अम्मा के साथ रह रहे हैं। पत्नी और बेटियां पूना में हैं। पूना में कॉलेज में अध्यापन की नौकरी छोड़े हुए इन्हें 3 साल होने को आए हैं। यहाँ लौटे हुए 1 बरस होने को आ रहा है। बीच बीच में पूना चले जाते हैं। पत्नी स्कूल में पढ़ा रही है और दोनों बेटियां भी हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद अध्यापन की नौकरी कर रही हैं। कितनी अजीब बात है, गौतम ने कहा। क्या? हम बरसों बाद मिले भी तो वहीं जहां हम कभी रोज ही मिला करते थे। आपको याद है? मैं और श्रीकांत आपके बरामदे में कुर्सी डाले हुए घंटों बातचीत किया करते थे। आपको बार बार चाय बनानी पड़ती थी। मुझे आप दोनों की बातचीत बहुत अच्छी लगती थी। आप दोनों को कितना ज़्यादा पता था। उन दोनों में पढ़ता भी बहुत था। श्रीकांत को भी कितना ज़्यादा पता रहता था। वो गया और फिर वैसी बातचीत किसी और से नहीं हो सकी। कभी कभी ये हमारे यहाँ आते और इनके कपड़ों पर घास के तिनके, पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ चिपकी रहती थी। मैं समझ जाती कि ये म्यूज़ियम के बाग के लॉन में लेटकर पढ़े रहे होंगे। श्रीकांत तब कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता। दोनों कॉलेज पैदल ही जाते। म्यूज़ियम के पड़ोस की सकरी गली सीधे कॉलेज की तरफ जाती थी। रास्ता कच्चा और निर्जन रहता। गली का आखिरी मकान हमारा है। हम उसके गेट तक आ गए हैं। दरवाजे पर ताला है। दोनों बच्चे कॉलेज गए हुए हैं। मैं उनका नाश्ता मेज पर रख कर गई थी। अचानक इनसे मुलाकात हुई और मुझे लौटने में देर हो गई। मैं अपने चमड़े के बैग की मरम्मत के लिए बाहर निकली थी। मेज पर नाश्ते के बाद के जूठे बर्तन हैं, पानी के गिलास और चाय के कप। वे सोफे पर बैठ गए हैं। दीवारों पर टंगी तस्वीरें देख रहे हैं। एक कोने में अम्मा, बाबू, श्रीकांत और भाभी की काली सफ़ेद तस्वीरें हैं। उन पर डली मालाएं सूखी हुई। दूसरी दीवार पर मेरे परिवार की तस्वीरें हैं। बम्बई के समुद्र के सामने खड़ा मेरा पूरा परिवार।
आपने मुझे पहचाना कैसे? वे पूछ रहे हैं। मन में आता है कि कह दूं कि आपको मैं कहीं भी कभी भी पहचान लेती। आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए कौन रहते आए हैं, पर अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी। अपने जीवन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। आधे घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से आए हैं। मेरी कहानी के अंत का कोई सिरा ही नहीं। शुरू होगी तो चलती ही चली जाएगी। मुझे भी उसका अंत कहाँ मालूम है। फिर मैं ये भी नहीं जानती कि इनका जीवन कैसा रहा है, कौन कौन सी मुसीबतों और मुश्किलों को इन्होंने झेला है। मैं आपको पहचान नहीं सकता था। आप तो तब भी मेरी तरफ देखते तक नहीं थे, जबकि मैं आपके लिए ही तैयार हुई रहती थी। मैंने मन ही मन में कहा था। आप पिछले संडे कोहिनूर एजेंसी में आए थे? आपको कैसे पता? मैं वहीं काम करती हूँ। अरे, पर आप तो तभी कह देती। मैं निश्चित नहीं थी। बाद में मैंने बिल की कार्बन कॉपी पर आपका नाम देखा। मुझे कुछ भी याद नहीं। जोआन बॉयज़ का रिकॉर्ड मैंने ही खोजा था। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। 30 साल में आदमी बदल ही जाता है। फिर आप कैसे जानते कि मैं शहर में लौट आई हूँ और मैं मोटी हो गई हूँ, चश्मा पहनने लगी हूँ? श्रीकांत के जाने के बाद इस इलाके में पहली बार आया हूँ। आपसे मुलाकात हुई तो यहाँ का कितना कुछ याद आने लगा है। कभी फुर्सत में आए। मेरे दोनों बच्चों ने श्रीकांत और आपके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। वे दोनों खुश हो जाएंगे। उनको किसने बताया है? कुछ बाबू ने और थोड़ा सा कुछ मैंने। आप दोनों की ही कुछ किताबें यहीं रखी हैं। कौन सी किताबें? शरद चंद्र और रविन्द्रनाथ के उपन्यास। क्या कोई उन किताबों को पढ़ता है? बाबू पढ़ा करते थे, अब मैंने भी पढ़ा है। आपको मेरी बिटिया को शरद चंद्र पर सुनना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा, उसकी समझ गहरी है। वो क्या कर रही है? एमए कर लिया है, सोशियोलॉजी में रिसर्च करना चाह रही है। एक कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ा रही है। और आपका लड़का? वो एमएससी कर रहा है। आपने शायद इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था, आपको याद रहा? थॉमस हार्डी के उपन्यासों पर मैंने ही आपके लिए नोट्स तैयार किए थे, अब भी मेरे पास हैं। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इनके हाथ से लिखे गए नोट्स को मैंने उन वर्षों में कितनी कितनी बार पढ़ा था। श्रीकांत की समझ में आ गया था। वो इनसे शायद कह भी देता, लेकिन एक शाम मैंने ही उसे मना कर दिया था। ये तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैं क्या जान पाती कि इनके मन में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। आप अगली बार आएंगे तब आपको आपकी किताबें, आपके नोट्स बता सकूंगी। इधर अम्मा कुछ ज़्यादा ही बीमार चल रही हैं। वे थोड़ी सी ठीक हो जाएं। उनको भी आपसे मिलना अच्छा लगेगा। श्रीकांत को मेरी अम्मा बहुत चाहती थी। आपके बारे में सुना है। हम भी आपके घर आ ही सकते हैं। गुरुवार को मेरा ऑफ रहता है। यहाँ हमारा कोई है भी नहीं। पहाड़ से आए लोगों को बाबू जानते आए थे। ये हमारा फ़ोन नंबर है, गौतम कह रहे थे। मैं आपको शॉप का नंबर दे देती हूँ। मैं कागज़ और पेन के लिए दूसरे कमरे में चली आई। पर्दे की आड़ से कुछ देर तक उनकी तरफ देखा। उनको बुढ़ापे ने घेरना शुरू कर दिया था। चमड़ी का तेज और रंग उतर रहा है। अब उनका पुराना चेहरा नहीं रहा। कपड़ों का रंग भी फीका फीका सा पुराने होंगे। पूरे बाल सफ़ेद हो गए, बहुत सारे झड़ भी गए हैं। आपकी बेटियां क्या क्या कर रही हैं? मैंने बताया था कि दोनों ही नौकरी करने लगी हैं। ज़्यादा पढ़ा नहीं दोनों ने। एक ने शादी कर ली है। दोनों ही प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाती हैं। आप यहाँ चले आए? मैंने पूछ ही लिया। अम्मा बहुत बीमार रहने लगी थी। माँ को वहाँ ले जाते? अम्मा वहाँ नहीं रहना चाहती। सास बहू के झगड़ों से मैं परेशान हो जाता था। आपकी पत्नी कहाँ की हैं? वो पूना में पली बढ़ी है। क्या आपके माँ बाप ने तय किया था? नहीं, हमारी शादी दोनों के ही माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हुई थी। प्रेम विवाह था? मैं मुस्कुराई। ऐसा ही कुछ रहा होगा। नौकरी की शुरुआत में मैं उसके घर में पेइंग गेस्ट रहा था, 7-8 बरस तक। वे कुछ इतने धीरे, इतने बेमन से बोल रहे थे कि जैसे अपनी नहीं किसी दूसरे की शादी की बात कर रहे हैं। क्या बरसों बाद विवाह की घटना सबके लिए ही कोई इतनी दूर की चीज़ हो जाती होगी? कैसे रहता है अपने विवाह को याद करना? मैं अपने विवाह को लेकर क्या सोचती हूँ? आखिर विवाह से मुझे ऐसा क्या मिल गया जिसके बिना मैं जी नहीं सकती थी? शारदा पहले से ऐसी नहीं थी। कौन शारदा? मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ। मुझे क्या पता उनका नाम शारदा है। मैं मुस्कुराई। हमारा पहला बच्चा 7 बरस की उम्र में एक एक्सीडेंट में मर गया था। शारदा उस सदमे से कभी उबर नहीं पाई। वो दिमागी रूप से बीमार रहने लगी। उनका इलाज हुआ था? अभी तक चल रहा है।
नदी में डूबने के पहले हमारा बेटा मेरे माँ बाबा के साथ ही था। बाबा अपने पैंट को पानी से बचाने के लिए मोड़ रहे थे और अम्मा वहाँ चली गई। इतनी सी देर में हमारा बेटा नदी में उतर गया था। वे बताने लगे कि उनके बाबा की इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो गई। उनकी अम्मा भी बीमार रहने लगी। नौकरी के बाद इनका जो समय बचता वो अपनी माँ और पत्नी की बीमारियों में, दो छोटी छोटी बच्चियों के पालन पोषण में ही गुजर जाता था। वे दिन उनके बहुत कठिन दिन रहे। किसी का भी सहारा नहीं मिला। जितना बन सका वो सब अकेले ही करना पड़ा। पत्नी का एक भाई था जो बम्बई में रह रहा था। उसका अपना परिवार था और अपनी परेशानियाँ। आपने हम लोगों को याद करना था, मैंने कहा था। श्रीकांत होता तो मुझे बहुत मदद मिलती, पर मैं तो थी, ये मैंने मन ही मन कहा था। इसका मतलब गौतम की ज़िंदगी भी मुसीबतों और उलझनों के बीच ही सुलगती बुझती रही थी। हम खुद की ज़िंदगी और उसकी उलझनों से कुछ इतना ज़्यादा आक्रांत हो जाते हैं कि हमारे ध्यान में ही नहीं आता है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी से उलझा हुआ ही रहता है। मैं अपनी ही राम कथा सुनाने लग गया। आपके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, सॉरी। फिर कभी बताऊंगी। वैसे बताने लायक कुछ भी नहीं है। ये तो अच्छा नहीं हुआ, मैं अपनी ही सुनाता रह गया, लेकिन जल्दी ही आऊँगा। आपकी चाय एकदम ठंडी हो गई, गर्म करके लाती हूँ। आपने एक भी बिस्कुट नहीं खाया? नाश्ते के बाद ही निकला था। आपको मेरे साथ ही 1 घंटा हो गया है। मैंने चाय गर्म करने के लिए रखी और पर्दे के पीछे से उनकी तरफ देखने लगी। वे खड़े होकर मेरे परिवार की तस्वीरें देख रहे थे। सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, मुझे इतनी छोटी सी नौकरी क्यों करनी पड़ रही है, मेरे पति कहाँ हैं, और न जाने क्या क्या उनके मन में आ रहा होगा। आज तो मैं नहीं बताऊंगी, बताने से हो भी क्या जाएगा। कोई नया रास्ता तो निकलने से रहा। मेरे लिए उनके मन में दया ही जन्म लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरह वे भी कहेंगे कि जब मेरे साथ वो सब घट रहा था तब मैंने इन्हें याद करना चाहिए था। एक तरह की औपचारिकता, तसल्ली देता हुआ एक तावीज़, अपनों के लिए सहज रूप से खड़ी होती सहानुभूति, हमारे भीतर का संस्कार जो दूसरों के संकटों को सुनते हुए संवरने लगता है, बाहर निकल आता है। श्रीकांत की बेटियों से बातें होती रहती हैं। हम लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहते हैं, कभी कभार फ़ोन भी। दोनों ही गर्मियों में आ रही हैं। आपको बताऊंगी, उन दोनों ने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वे चाय पी रहे थे। मुझे 30 से भी ज़्यादा बरस पहले की वे दोपहरें याद हो आईं जब ये श्रीकांत के साथ हमारे घर के बरामदे में घंटों बतियाते रहते थे और मुझे बीच बीच में चाय तैयार करनी पड़ती थी। वो बाबू को मिला सैनिकों का क्वार्टर था। आंगन में पीपल का बूढ़ा पेड़ जिसकी छायाएं दीवारों पर तैरती रहती। पड़ोस में आवारा बिल्लियों का आना जाना शुरू रहता। कुछ ही दूरी पर मिलिट्री कैंटीन थी जहां मटन चॉप, समोसे और चाय के लिए सैनिक कॉलोनी के लोग आते रहे थे। आप यहाँ कब तक रहने वाले हो? मैंने पूछा। अम्मा की बीमारी पर निर्भर है। और जब आप पूना जाते हैं? 1 आध साल से जा ही नहीं पाया। सर्दियों में अम्मा अस्पताल में रही थी। कोई काम हो तो हमें बताएंगे? जरूर। आप क्या खुद कम परेशान हैं? संकोच मत करना, श्रीकांत की खातिर ही सही, पर हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। अगर आप लोग यहाँ रहे तब जरूर। हम यहीं रहेंगे, अब आपसे क्या छिपाना, आप घर के ही हैं। मेरे पति ने एक दूसरी औरत के साथ अपना घर बसा लिया है। और आपने बसाने दिया? मैं क्या करती और क्यों करती? क्या किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ बांधना ठीक रहता है? हर आदमी को अपना जीवन खुद ही चुनना चाहिए। और बच्चे, आप लोगों का आगे का जीवन? वे हमारी पूरी मदद करना चाहते हैं, मैंने ही मना कर दिया। बाबू ने घर बना ही लिया था। श्रीकांत की बेटियों के लिए भी मेरी ज़रूरत बन ही रही थी। बाबू बीमार रहने लगे थे, मैं उनको छोड़ यहाँ चली आई। ये सब कुछ बाबू के सामने हुआ था। वही हम लोगों को विशाखापट्टनम से ले आए थे। तुम्हारे पति ने मना नहीं किया? वे रोकना चाह रहे थे, शर्मिंदा भी थे। मुझे ही वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। तब ये दोनों 14-15 के रहे होंगे। बाद में इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। और वो नौकरी कब से शुरू की आपने? वो एक पारसी दंपत्ति की दुकान है। बाबू की बरसों से जान पहचान थी। 5 साल से काम कर रही हूँ। बाबू का बैंक बैलेंस था। मैंने अपने गहने बेचकर दोनों की पढ़ाई के लिए बैंक में पैसे रख दिए थे। मैं कहती रही थी, वे सुनते रहे थे। मुझे बीच में याद आया कि उन्हें जल्दी घर जाना था। उनकी माँ इंतज़ार कर रही थी।
मैंने उनके चेहरे पर चिंता, उदासी और सहानुभूति की लकीरें देखी। मैंने उनके चेहरे पर अपने मरे हुए बड़े भाई श्रीकांत का चेहरा देखा। अम्मा से कह दिया है, थोड़ी देर और रुक जाऊंगा, आप अपनी बात शुरू रखें। अम्मा परेशान होंगी, आप बाद में आ सकते हैं, मैं ही कभी बच्चों के साथ आ जाऊंगी। कुछ देर रुक ही जाता हूँ, मेरा अपना जीवन ही अनिश्चित सा हो गया है, नहीं जानता कि फिर कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। क्या हो गया है आपको? मैं चिंतित हो गई। सांस की तकलीफ है, कभी कभी लगता है कि दूसरी सांस लौटेगी भी या नहीं। इलाज करवा रहे हैं? मौसम बदले इसीलिए तो पूना छोड़ा था। डॉक्टर राणा डे की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन थक सा गया हूँ। एक तरफ अम्मा और दूसरी तरफ पूना में पड़ा परिवार, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे शॉप में होम्योपैथी के डॉक्टर कर्नाड आते हैं, कभी मेरे साथ उनके पास जाया जा सकता है। आपकी अपनी परेशानियां ही क्या कुछ कम हैं? श्रीकांत होता तो क्या मैं यही सब नहीं करती? भैया एक्सीडेंट में मरे और कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो रहता तब तो मेरा बड़ा सहारा बनता। मुझे लगा कि उसका जीवित होना क्या मेरे लिए कम बड़ा सहारा होता। उसका बहुत मन रहा था कि मैं उसके दोस्त गौतम से अपने मन की बात कहूँ। मेरी सगाई होने होने तक वो मुझे समझाता रहा था कि ऐसा हो गया तब हमारा पूरा परिवार सुखी हो सकेगा, पर मैं ही अपना मन तैयार न कर सकी थी। रुक ही रहे हैं हम, तो सबके लिए खिचड़ी बना ले। अम्मा के लिए टिफ़िन में ले जा सकेंगे? नहीं नहीं, सुजाता बना कर गई होगी। हमें भी खाना ही है, तब तक आप कुछ रिकॉर्ड्स सुन सकते हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं? पुराने फिल्मी गानों के हैं। आप पन्नालाल घोष की बांसुरी सुन सकते हैं, बाबू सुना करते थे। बेगम अख्तर के रिकॉर्ड्स भी उनके लिए ही खरीदे थे। मैंने कुछ रिकॉर्ड्स स्टूल पर रख दिए, एक गिलास पानी भी। वे रिकॉर्ड्स देखने लगे। मैं रसोई में चली आई। रसोई की घड़ी 12 बजा रही थी। 1 आध बजे मेरी बेटी को आ जाना था। बोर होने लगे तो यहाँ आ जाना, मैंने कहा। यहाँ विलायत खान के सितार का भी रिकॉर्ड है, इसे लगा दें। उनका ये राग मैंने कभी नहीं सुना, शायद उनका ही बनाया राग है। सितार का स्वर उठ और गूंज रहा था। मेरे मन में ये आया कि कैसे संबंधों का स्वरूप बदल जाता है। इस वक्त मेरे मन में गौतम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो 30 बरस पहले मेरे भीतर हमेशा ही बना रहता था। आज उनके साथ जो थोड़ा सा समय बीता, तब मैंने महसूस किया कि वो सब कहीं झर गया है, फिसल गया है, जो मेरे मन में 20-21 की उम्र में गौतम के लिए रहा करता था। एक उम्र का एक तरह का प्रेम। अब उसकी जगह स्नेह है, सहानुभूति है, जैसे कि मैं उनसे बड़ी हो गई हूँ, उनकी माँ या बड़ी बहन हो चुकी हूँ। उम्र के साथ साथ संबंधों के स्वरूप बदल जाते हैं। मुझे लगा कि सितार का विस्तार मुझे कहीं दूर ले जा रहा है, उन पहाड़ों के करीब जहाँ मेरा बचपन बीता था। मुझे पहाड़ी पगडंडी पर श्रीकांत का हाथ पकड़े हुए बाबू नजर आए। बारिश से बचाने के लिए तार से कपड़े निकालती मेरी माँ नजर आईं। धीरे धीरे मैं पहाड़ी कस्बे के अपने बचपन के लैंडस्केप में लौट रही थी। ये क्या विलायत खान के सितार का जादू था या गौतम से बरसों बाद हुई मुलाकात का असर? खिड़की से सरसराते हुए नीम के पेड़ नजर आ रहे हैं। मीठा नीम के दरगाह का हरे रंग का गुंबद और सेंट्रल म्यूजियम के कवेलुओं की आयताकार छत। म्यूजियम, दरगाह, स्मारक और जंगलनुमा जगह के इस इलाके में ही मैं, श्रीकांत और गौतम अपने किशोर जीवन का, अपनी युवावस्था के शुरुआती दौर का कितना सारा समय बिताते रहे थे। खिचड़ी पकने की गंध आने लगी थी। सितार अपनी ऊंचाइयों पर था। मैंने पर्दा हटाकर गौतम के चेहरे की तरफ देखा था। वहाँ शायद अब चिंता नहीं, तसल्ली थी। वहाँ अब अधीरता नहीं, इत्मीनान खड़ा था। पकती हुई खिचड़ी को छोड़कर मैं जब ड्राइंग रूम में आई, तब गौतम आराम कुर्सी पर लेटे हुए सितार सुन रहे थे। आंखें मुंदी हुई, आंखों के करीब के बाल भी सफ़ेद हो चले थे। चश्मा और ब्राउन रंग का लिफाफा स्टूल पर था। कमीज़ की सामने की जेब में पेन, शायद अभी फाउंटेन पेन से ही लिखते होंगे। थॉमस हार्डी के उपन्यासों पर इनके नोट्स फाउंटेन पेन से ही लिखे हुए थे। आप कब आ गईं? बस खिचड़ी पकने में ही है। मुझे झपकी लग गई थी। क्या कल रात नींद नहीं हुई थी? मैं आजकल अम्मा को महाभारत पढ़कर सुना रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कल रात महाभारत की लड़ाई के आखिरी दिनों में हुए कर्ण और कुंती के संवादों को पढ़ रहा था। रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता है
उस संवाद पर। मैंने पढ़ी थी। माँ बीच में सो गई, लेकिन कर्ण के बारे में सोचते हुए मैं देर तक जागता रह गया। क्या गीता प्रेस का महाभारत पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, ये पूना के भंडारकर इंस्टीट्यूट से आया था। मैंने वहीं खरीदा था। आपके कारण सितार सुनना हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड है। मैंने अपने हाथों से बनाए गए कुछ अचारों को शीशियों में रखा, खिचड़ी और दही को डिब्बों में भरा, हमारे पेड़ के कुछ नींबू बैग में रखे और बैग इनके हाथ में पकड़ा दिया। बर्मा सेल के पास से इनको ऑटो मिलना था। ये मना न करते तब मैं उन्हें ऑटो तक छोड़ आती। बाहर मार्च की धूप निकल आई थी। धीरे धीरे सड़कों पर ट्रैफिक और उसका शोर बढ़ने लगा था। नीम के पेड़ों से पीली सूखी पत्तियां झड़ रही थीं। ये मार्च का पहला ही दिन था। उनके जाने के बाद मैं सुबह की अपनी इस अकस्मात मुलाकात के बारे में सोचने लगी। मैंने विलायत खान के रिकॉर्ड्स को दोबारा प्लेयर पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे सितार के स्वर उठने उभरने लगे। अब फिर सितार मुझे पहाड़ों के करीब बीते मेरे बचपन में ले जा रहा था। वहाँ काली बाड़ी का मंदिर था। मंदिर की परिक्रमा करती हुई माँ थी। एक कोने में बाबू का हाथ पकड़े हुए श्रीकांत था। स्कूल की चढ़ाई चढ़ते हुए भाई बहन थे। मेरे कंधों पर मेरा और श्रीकांत का बस्ता था। इतने वर्षों के बाद गौतम से मिलना और बतियाना मेरे लिए आत्मीय अनुभव बना। बरसों बाद किसी से अपने छूटे बीते दिनों पर इतनी बातचीत हो सकी। सदियों के बाद श्रीकांत का कॉलेज के दिनों का चेहरा सामने आया। बेगम अख्तर के रिकॉर्ड को सुनती, रात में अपना शराब का गिलास लिए हुए बाबू की आकृति कितने कितने दिनों के बाद उभरी। ये होता है, जीवन की किसी गली से जीवन की कोई एक और गली खुल जाती है। हम एक गली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, और इस तरह कितनी ही गलियों से गुजरते हैं, कितनी ही गलियों में भटकते हैं। घर लौटते हुए शायद गौतम मेरे बारे में सोच रहे होंगे। 20 बरस की उस सांवली और पहाड़ी लड़की के बारे में जो उनके और उनके भाई के बीच की लंबी लंबी बातचीतों और बहसों को गहरे विस्मय के साथ सुना करती थी। उन्हें यह भी लग रहा होगा कि कहाँ तक चली आई है वो लड़की जिसे श्यामली नहीं, शन्नो के नाम से पुकारा जाता था। शन्नो, शन्नो, अम्मा रसोई से पुकार रही हैं। मैं बरामदे में हूँ अम्मा। यहाँ के मेरी कुछ मदद कर, बाबू की ट्रेन का वक्त हो रहा है। मैं उनकी कमीज़ की बटन टाँक रही हूँ। पहले तू इधर आ, बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मुझे बरामदे में चल रही दिलचस्प बातचीत को छोड़कर रसोई के उस अंधेरे धुएं से भरे कमरे में जाना पड़ता। अम्मा प्याज और चाकू सामने कर देती या रोटियां बेलनी पड़ती। बहुत बाद में मैंने जाना था कि अम्मा को मेरे बरामदे में बैठकर लड़कों की बातचीत और बहसों को सुनना अच्छा नहीं लगता था। अम्मा के लिए वो सब पुरुषों की बातचीत थी और पुरुषों के लिए ही। औरतों को उस तरह की बहसों में शामिल नहीं होना था। अम्मा के लिए पुरुष पुरुष थे और औरत औरत थी। क्या औरतों के लिए कोई दूसरी बातचीत रहती है? मैंने पूछा था। हमारा काम घर संभालना है, बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करना है। ये सब तुमसे किसने कहा है? मैं चिढ़ जाती। शन्नो, अब तुम 19 की हो गई हो। हर बात पर सवाल करना बचपना कहलाता है। अगर ऐसा है तब मुझे बड़ा होना ही नहीं है। बिल्कुल पगली हो तुम। अम्मा मुस्कुराने लगती, मुझे अपने पास खींच लेती। उनकी देह की गंध मुझे अच्छी लगने लगती। उनके बालों से आती मेहंदी, आंवले और रीठा की मिलीजुली गंध। मैंने 20 पार ही किया था कि मुझसे अम्मा की वो गंध हमेशा के लिए दूर चली गई। अम्मा की मौत के वक्त बांग्लादेश बन रहा था। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। मुझे याद आता है कि कैसे बाबू किसी किसी शाम में शराब पीते हुए श्रीकांत और मेरे बालों को सहलाते हुए अम्मा के लिए रोने लगते थे। तब बाबू 45 के रहे होंगे। अम्मा 42 की उम्र में नहीं रही थी। अब मैं 48 के करीब जा रही हूँ। लेकिन मृत्यु ने नहीं, जीवन ने मुझे अपने पति से हमेशा के लिए अलग कर दिया है। ये क्या हो रहा है? गौतम से मिलना हुआ और मैं अपने जीवन के एक ऐसे दौर को जीने लगी हूँ जो 30 बरस पहले हुआ करता था। मेरा 18-19 बरस के वक्त का वो जीवन जिसमें सैनिकों का क्वार्टर है, उसके सामने खजूर का पेड़, फेंस से घिरा इलाका, क्वार्टर से क्वार्टर तक जाती कच्ची पगडंडियाँ, शिव मंदिर के सामने की नदी के संगमरमर की प्रतिमा, बरामदे की कुर्सियों पर बैठकर बतियाते श्रीकांत और गौतम, उनके लिए चाय ले जाती हुई शन्नू।
गौतम के पास बने रहने की लालसा लिए हुए एक सांवली लड़की श्यामली, जिसे घर में सब शन्नू कहकर पुकारते हैं। कहाँ चली गई वो शन्नू? क्या कोई मुलाकात हमें हमारे जीवन के इतने पहले के बरसों पहले छूटे हुए इलाके में ले जा सकती है? बचपन के दिनों के, जवानी की शुरुआत के दिनों के रिश्तों के साथ ही ये संभव होता होगा कि हम उन बरसों के किसी चेहरे से मिलें और हमारे मौजूदा जीवन का चेहरा ही बदल जाए। जीवन का बदलता हुआ चेहरा, संबंधों का बदला हुआ स्वभाव। शायद गौतम भी अपने उन बरसों में लौट रहे होंगे, अपने उन दिनों को जी रहे होंगे जब वे म्यूजियम के बाग की घास पर लेटे हुए पढ़ते रहते थे। गौतम के लिए भी बसंत के ये दिन, मार्च का ये महीना कुछ और हो चुका होगा। कितना कुछ याद आ रहा होगा उनको। कभी इसी इलाके में, हमारे सैनिक क्वार्टर के आसपास, हमारे परिवार के बीच उनके 4-5 बरस बीते थे। वे रोज ही हमारे घर आ जाते, दोनों साथ साथ कॉलेज जाते। कितना ज़्यादा टूट गए थे गौतम भैया भाभी के एक्सीडेंट की मौत से। कितना संभाला तो उन्होंने बाबू को। बाबू ने ही मुझे सब कुछ बताया था। बाद में गौतम को पूना जाना पड़ा था। मैं जब यहाँ लौटी तब वे पूना में थे। मार्च की इस पहली सुबह में अगर मैं गौतम से नहीं मिलती तब शायद ही कभी जान पाती कि जीवन में जो कभी हमारे हाथ से छूट जाता है, हमारी उंगलियों से फिसल जाता है, वो वैसा का वैसा दोबारा कभी नहीं लौटता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे लोगों से भी संबंध बदलते जाते हैं और जीवन से भी। कुछ भी कभी भी एक सा नहीं रह सकता। सब कुछ बदलता चला जाता है, बाहर का भी, भीतर का भी। इस वक्त स्वयं मैं अपने भीतर एक तरह का बदलाव महसूस कर रही हूँ। मैंने तीसरी बार विलायत खान के सितार का रिकॉर्ड अपने प्लेयर पर चढ़ाया है। बाहर मार्च की धूप फैल रही है और भीतर सितार के स्वर। गौतम अपने घर में होंगे, अपनी माँ को हमारी मुलाकात के बारे में बता रहे होंगे। मैं भी अपने दोनों बच्चों को अपनी सुबह की मुलाकात के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी बिटिया आती ही होगी, खिचड़ी देखते ही खुश हो जाएगी और सोचेगी कि उसकी माँ आज खुश है और इसीलिए बार बार सितार का रिकॉर्ड सुन रही है। बाहर बसंत की दोपहर है, मार्च का पहला दिन, श्यामली के सुख का दिन। अभी आप सुन रहे थे लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी मार्च की एक सुबह।